एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी। प्यारे बच्चों देखते हैं, पहला, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। अनेक देश हिंद चीन में आए, लेकिन किसी ने वहां अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश निकला जहां उसने व्यापार करने के साथ साथ अपनी सत्ता भी स्थापित करने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। 19वीं सदी में फ्रांसीसी पादरियों को बढ़ती संख्या के विरुद्ध अनाम कोचिन चीन में उग्र आंदोलन हो रहे थे। इसके बावजूद 1862 में फ्रांस ने जबरदस्ती अनाम पर आक्रमण कर दिया और बाद में शीघ्र ही वो कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया। 1783 ईस्वी में 1883 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना तोंकिन में घुस गई और 20वीं शताब्दी के तक फ्रांस पूरी तरह से हिंद चीन में क्या हो गया, सबसे पहले अनाम, अनाम के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, लाओस, ये सब में धीरे धीरे क्या कर लिया, ये स्थापित कर लिया। बहुत सारा देश आया, लेकिन किसी ने कब्जा करने का प्रयास, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था, या रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। हथियार रासायनिक हथियारों में नापाम अधिक प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा रासायनिक मिश्रण था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा तत्व तैयार करता था जो नागरिकों के त्वचा से चिपक जाता था। एजेंट ऑरेंज भी खतरनाक जहरों से तैयार किया जाता था। यह वृक्ष की पत्तियों को क्या करता था, झुलसा देता था और जंगलों को भी नष्ट करने के साथ खेतों में लगी फसल को भी समाप्त करने में होता था। आबादी पर जब इसका प्रयोग किया गया तो अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। इन दोनों का प्रयोग अमेरिका में वियतनाम के विरुद्ध 1964 ईस्वी में किया। हुआ क्या था, क्या था ये सब, एक रासायनिक हथियार था। ये सब क्या था, रासायनिक हथियार था। ये फसल वसल जलाने में किया गया था, लेकिन इसका प्रयोग कहां कर दिया गया, आबादी पर। आबादी पर जब प्रयोग किया गया तो बीमार पैदा होने लगा सब, और बहुत खतरनाक स्थिति इसमें उत्पन्न हुआ। तो ये रासायनिक हथियार था, लिख लीजिए। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, याद है, समझौता के लिए घुसा था। 1950 में उत्तरी वियतनाम के हो ची मिन के साम्यवादी लगातार बढ़त बनाए हुए थे। इसी क्रम में साम्यवादी हो ची मिन की सेना फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हराकर कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से फ्रांस समर्थन में अमेरिका हिंद चीन में घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरुद्ध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। इन्हीं परिस्थितियों में 1954 में जेनेवा में, अरे तू सीधा देखे ना स्क्रीन की तरफ, जहां ऐसे घुमा है, हिंद चीन समस्या वार्ता पर सम्मेलन बुलाया जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को कितने हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन के नेतृत्व में साम्यवाद समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस अमेरिका समर्थित सरकार बनी। हुआ क्या था, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, वहां पर पूरा तरह से आंदोलन था जिसमें समझौता के लिए जिनेवा समझौता हुआ, उसमें अमेरिका गया, अमेरिका जाकर के समझौता कराया और 2 भागों में बांट दिया। एक भाग में फ्रांस के साथ मिलकर के बोला कि हम भी यहाँ पे रहेंगे। इस तरह से अमेरिका हिंद चीन में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। बाओदाई कौन था, बाओदाई पूर्व में अनाम का शासक था। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओदाई को बुला करके अमेरिका का वियतनाम का क्या बना दिया,
शासक बना दिया। ये पहले अनाम का शासक था, अब बाद में इसको कहाँ का शासक बना दिया गया, वियतनाम का। वियतनाम का शासक क्यों बनाया गया था, ताकि स्थानीय लोग इसको थोड़ा सा महत्व दे सके, इसको मान सकें। इसके बाद हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। हो ची मिन्ह कोई मार्ग ना हो करके एक भूल भुलैया था। मुख्य मार्ग हनोई से चल करके लाओस कंबोडिया की सीमा तक जाता था, दक्षिण वियतनाम तक जाता था। ये मुख्य मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पुनः मुख्य मार्ग में मिल जाती थी। इसे वहां के स्थानीय लोग ही समझते थे और आसानी से पैदल चलकर या साइकिल का उपयोग कर सैनिकों को रसद, हथियार आदि पहुंचा देते थे। अमेरिका इस मार्ग को बार बार नष्ट करता, लेकिन वियतनामी उसे क्या कर लेते, बना लेते। मतलब एक कच्चा रास्ता था, भूल भुलैया था वो, और कुछ था नहीं। वो उसको बार बार अमेरिका नष्ट करता था कि नष्ट कर देने पर उन लोगों को हथियार नहीं पहुंचेगा, खाना नहीं पहुंचेगा, तो लोग भाग जाएगा, लेकिन उसको बना करके फिर से वो काम कर देते थे। हो ची मिन्ह के बारे में संक्षिप्त में लिखे। हो ची मिन्ह वियतनाम का एक क्रांतिकारी नेता था। जब वह पेरिस में शिक्षा प्राप्त कर रहा था तब वहीं पर उसने साम्यवादियों का एक गुट बनाया। आगे शिक्षा के लिए वह मास्को गया, वहीं पर साम्यवाद में पारंगत हो गया। 1925 में उसने वियतनामी क्रांति दल बनाया और उसके सदस्यों को सैनिक प्रशिक्षण देने लगा। 1930 तक वियतनामी के बिखरे राष्ट्रवादियों का एक गुट कर एकजुट वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना कर ली, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954 में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। हो ची मिन्ह कौन था, क्रांतिकारी नेता था। वो पेरिस में जब शिक्षा प्राप्त कर रहा था तभी से वहां पर गुट बनाना चालू कर दिया था। जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में वियतनाम को बांटा गया तो उत्तरी वियतनाम का जो नेता था, जो मेन आदमी था, वो कौन बना, हो ची मिन्ह, और वहीं सरकार बनाया। एक तरफा अनुबंध क्या था, एक तरह का अनुबंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को क्या था, असीमित अधिकार प्राप्त थे। वहां मालिकों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया था और सैनिकों को कुछ भी अधिकार नहीं दिया हुआ था। हिंद चीन का अर्थ क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला एक क्षेत्र, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था, तो जेनेवा समझौता लाओस और कंबोडिया के बीच 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1954। हुआ आंदोलन की चर्चा क्या है। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ, जिसके नेता हुइन फूसो था। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इसमें आत्मदाह तक शामिल होता था। चलिए ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग चीन से आरंभ होकर के स्थल मार्ग द्वारा मध्य एशिया तक होते हुए यूरोप तक आता था। ईसा की आरंभिक सदियों में सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता था, क्योंकि इस मार्ग द्वारा चीनी रेशम विभिन्न देशों तक पहुंचता था। मध्य एशिया से इसका एक शाखा भारत की ओर आकर के यहाँ व्यापारिक मार्ग उत्तरा पथ से मिल जाता था। इसी प्रकार समुद्री रेशम मार्ग द्वारा भी एशिया, यूरोप, अफ्रीका और एक बड़ा भाग व्यापारिक संपर्क बनाए हुए थे। तत्कालीन व्यापारिक जगत में रेशम मार्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब एक मार्ग था जो मध्य एशिया से होते हुए कहां तक आता था, यूरोप तक आता था। ईसा की आरंभिक सदियों में यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। इसे रेशम मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसी मार्ग द्वारा चीनी रेशम विभिन्न देशों तक पहुंचता था। मध्य एशिया से इसकी भारत की ओर आकर यहाँ व्यापारिक उत्तर पथ मिल जाती थी। इस प्रकार समुद्री रेशम मार्ग द्वारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका एक बड़ा भाग व्यापारिक संपर्क बनाए हुए था। तत्कालीन व्यापारिक जगत में रेशम मार्ग की भूमिका क्या थी, महत्वपूर्ण थी। तो ठीक है, इतना लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम अगले क्लास में इसमें समझा देंगे। आज के लिए इतना है।